अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अहम मौजू पर आज का सेशन रखा गया है, जो कि आजकल ख़वातीन में मसला बढ़ता जा रहा है और आप सब उसका हल भी जानना चाहती हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इससे बेहतरीन तौर पर सीख सकें और आपको ये सारी बातें जो आज का सेशन है आपको आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा भी दे। इसका बाकायदा आगाज करने से पहले मैं जानती हूँ आप सब लोग जानना चाहेंगे कि हमारी आज की गेस्ट स्पीकर कौन है। हमारी आज की मेहमान डॉक्टर एरम झुमरा, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत और रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, जिन्हें पाकिस्तान और कनाडा में काम करने का वसी तजर्बा हासिल है। वो एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा यूथ हेल्थ मैटर के जरिए वो इनफरादी गजाई रहनुमाई फराहम करती हैं, जबकि फूड फॉर थॉट जैसे प्रोग्राम्स के जरिए दफातर में सेहतमंद ज़र्द ज़िंदगी को फ़रोग देती हैं। उनकी दिलचस्पी के अहम मौज़ूआत में वज़न का तवाज़ुन, गजाई कमी, पीसीओडी, दिमागी सेहत और गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम शामिल है। इसके अलावा वो 2013 से अदारा अलहुदा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं और सौतुल कुरान कोर्स भी मुकम्मल कर चुकी हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा बहुत सारी तरबियती वर्कशॉप्स में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और दीन में दोनों में आगे लेकर जाए और आपको बहुत ज़्यादा खैर फैलाने वाला बनाए। अब हम इंशाल्लाह बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर इरम, आपको खुश आमदीद और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त में से इतने अहम मौजू को चुना और उसके लिए हमें वक्त दिया। ना ओवर यू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। आपकी आवाज भी आ रही है और आपकी पीपीटी भी शो हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। जो उम्मीद है सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आप लोगों के साथ बहुत ही अहम मौजू है। 1 घंटे का हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह। और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वसी मौजू को जो है वो जैसे कहते हैं ना, पूजे में समेटने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि उन सारे सवालात के हम जवाब दें। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अपने माइक्स का ख्याल रखिएगा। और जो भी चीज़ आपको, कोई सवाल आपके जहन में आए, कुछ आपको लगे कि ये बात मुझे पूछनी है, उसे अपने पास जॉट डाउन कर लें, अपने पास लिख के रख लें। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जब मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन काफ़ी सारे सवाल आपके शायद आंसर हो जाएं। नहीं होंगे तो फिर हम इंशाल्लाह एंड में आके उनको वन बाय वन टिकअप कर लेंगे। आप चैट में भी लिख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चैट में भी अपने सवालात लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान मैं सवाल नहीं लूंगी इंशाल्लाह आखिर में। ठीक है? चलिए हम अपन लेके स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अहम हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, इसमें है। जी, इसको स्टार्ट थोड़ी सी करने से आवाज अगर थोड़ी सी ज्यादा हो सके, कुछ लोगों को आवाज आ रही है। नहीं आ रही आवाज? अच्छा चलिए, आ मैं रही है कोशिश, लेकिन जरा। हल्की आ रही है। अच्छा जी जी। चलिए, मैं ट्राई करती हूँ कि एक सेकंड, लेट मी सी क्या है आवाज है। इज दिस बेटर? मैंने अपना स्पीकर चेंज किया है। जो फीडबैक देगा, कुछ आवाज में फर्क पड़ा? जी जी, थोड़ा सा पड़ा है। थोड़ा सा फर्क पड़ा। चलें, कोशिश करते हैं। चलें, मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा जोर से बोलूं ताकि आप लोगों को आवाज है। ठीक है इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम इस चीज की अहमियत को समझ जाएं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो हमारे माशरे में या हमारे इर्द गिर्द कितना ज्यादा कॉमन। दरअसल हमारा जो पोस्टर सर्कुलेट हुआ था उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि 1 in 10 women हैज इज अफेक्टेड विद पीसीओ, यानी 10 में से एक
जो फीमेल है, एक औरत है, उसको पीसीओ की ये तकलीफ होती है, ये एक बीमारी होती है। मैं आप लोगों को ये हेड्स अप देना चाहती हूँ कि ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये 1 in 10 वाला जो नंबर है, ये बहुत पहले रिवाइज हो चुका है। करंट सिनेरियो ये है कि हमारे तकरीबन 50% से ज्यादा, यानी आप ये समझें कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ये यकीन है कि तकरीबन 70% जो हमारी औरतें हैं, उनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है उसकी तकलीफ मौजूद है उनके अंदर। 50% तो डेफिनेट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग और हमारे यहाँ स्टडीज की थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम इस चीज को फॉर श्योर नहीं कह सकते। लेकिन जब हम क्लिनिक में देखते हैं, जो एक वैरायटी ऑफ वुमेन को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये बीमारी इतनी कम नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं इसका। ओके, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। और जी, तो सबसे पहले आप देखिए कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या ओवेरियन सिंड्रोम जो है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है विच इज कॉमन अमंग विमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अगर कोई सिंड्रोम को समझता हो तो उसे पता होगा कि सिंड्रोम का मतलब होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। यानी ये किसी एक सिम्टम पे मुनहसर नहीं है। जैसे हम किसी भी बीमारी के बारे में कहते हैं ना, तो हम उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स बता देते हैं कि इसके ये सिम्टम्स हैं। सिंड्रोम ये बताता है कि एक मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में या हर लड़की में वो सारे सिम्टम्स मौजूद हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स हो और कुछ ना हो। ऐसे भी हो सकता है कि आप एसिम्टोमेटिक हो, जो कि मैं अभी आपको, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सूरत इसकी हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझने का है कि ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज में होती है बीमारी, ठीक है। जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उस वक्त से लेकर जब आपके पीरियड खत्म हो जाते हैं, यानी जब मेनोपॉज हो जाता है, उस वक्त तक की ये बीमारी है, ठीक है। तो ज्यादा इसका जो वाजे होके आती है, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज आती है। अब व्हाट एज डज पीसीओ स्टार्ट? सो दे कैन ओनली गेट पीसीओ, फीमेल्स कैन ओनली गेट इट आफ्टर प्यूबर्टी। ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो कब डायग्नोज होती हैं? जब लेट टीन्स में होती हैं या अर्ली ट्वेंटीज में होती हैं, कई दफा थर्टीज में भी, जबकि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और उनको मुश्किल का सामना होता है, ठीक है। आपको पीसीओ होने के चांस उस वक्त ज्यादा हो जाता है जब आपका वजन ज्यादा हो, या जब आपके खानदान में से किसी को पीसीओ हो, या फैमिली के अंदर पीसीओ की बीमारी पहले से पाई जाती है। अच्छा, इसमें जो चीजें हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे वो क्या, ये क्या है कि इसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं, इसके कुछ आसार होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या हमारी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, ठीक है। अम, कुछ अपेरेंट साइंस होते हैं, जिसका मतलब है कि कुछ वाज़ेह निशानियां होती हैं जो हमें नजर आ रही होती हैं आसानी से। उसमें क्या चीज शामिल है? उसमें है कि अगर आपका साइकिल जो है, जो आपका माहवारी का साइकिल है या आपका जो पीरियड साइकिल है, वो अगर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल ना होने से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको कभी कभी नहीं होता है, मतलब आपके पीरियड जो है वो खाली भी चले जाते हैं। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू दिस, मैं ये आपको बताऊंगी कि कुछ लोगों का शुरू से ही पैटर्न एक खास तरीके का होता है। मतलब एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 40 डेज उनका नॉर्मल साइकिल होता है, यानी उनको शुरू से ही 40 डेज पर उनकी पीरियड आ रहा था। तो ऐसे नहीं हुआ कि अचानक से वो चेंज हो गया और वो 40 पे चला गया, नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका साइकिल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल, और कुछ लोगों की साइकिल लेंथ छोटी होती है, वो भी उनका हमेशा से एक आदत होती है उनकी। आप ये कह लें कि वो उनके लिए अजीब चीज नहीं होती। लेकिन अगर आपके आप ये महसूस करते हैं कि आपके पीरियड का साइकिल जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, या मिस होना शुरू हो गए हैं, पहले नहीं मिस होते थे अब मिस होने लग गए हैं, या आपका कभी बहुत लंबा हो रहा है, कभी बहुत छोटा साइकिल हो रहा है, ठीक है, या आपको कोई और अजीब बात लग रही है कि अम, आपको बहुत हैवी होना शुरू हो गए हैं, जैसे जिसको फ्लो कहा जाता है या महामारी कहा जाता है कि बहुत हैवी हो रही है,
या बहुत ही लाइट हो रही है, यानी पहले नॉर्मल होती थी, अब अचानक से वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाइट होना शुरू हो गई। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको वाजे हैं, आपको समझ आ रहे हैं। दूसरी चीज जो है, हेयर ग्रोथ जो है वो होने लगती है। इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हिर्स्यूटिज्म कहते हैं, यानी कि कुछ मर्दाना किस्म की, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से आपको लगेगा कि कुछ आपकी चेहरे पे गहरे गहरे बाल आने लग गए, या बाजू पे, या चेस्ट पे, कभी कभी पेट पे भी आपको लगता है कि बाल जो है वो गहरे हो रहे हैं। तो तकरीबन 70% जो जिनको पीसी होता है उनको ये प्रॉब्लम नजर आती है। ठीक है, एक और चीज होती है, वो क्या है कि आपको चेहरे पर एक्नी निकलने लगती है ना, दाने बहुत होते हैं। अच्छा, एक तो जब प्यूबर्टी हिट करती है, जब अचानक से आपको बहुत ज्यादा हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे हैं, उस वक्त अमूमन दाने हो जाते हैं बच्चियों में। ठीक है, तो वो फिक्र की बात नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे उम्र बढ़ रही है, आप 19 के करीब, 18, 19, 20, 21, 22, उस वक्त आपके दाने जो हैं चेहरे के वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका हार्मोन लेवल जो है वो सेट हो चुका है बाय दैट टाइम। लेकिन अगर आपका उस वक्त भी बहुत खराब आपकी एक्ने चल रही है तो आपको ये एक इंडिकेशन। फिर इसके अलावा आप देखें कि ओबिसिटी, यानी बहुत ज्यादा वजन होना। तो ज्यादातर लोग, तकरीबन 80% जो लोग जिन्हें पीसीओ होता है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, वो होते हैं जिनको मोटापे का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी कि वो पहले मोटे हो जाते हैं और फिर उनके हार्मोन्स खराब होते हैं, या पहले उनके हार्मोन्स खराब होते हैं और फिर उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये एक हैंड इन हैंड चलता है। ठीक है, और अमूमन ऐसे में आपको ये महसूस हो सकता है कि हमारा वजन कम हो भी जाता है तो हम मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल से वेट कम होना और उसे मेंटेन ना कर पाना, ये भी इसके साइंस है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने पिक्चर्स में आपके लिए यहाँ रखी हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, इसमें आप सीधे हाथ वाली तस्वीर की तरफ देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक खातून की नेक बनी हुई है, नेक की पिक्चर है जिसमें स्किन है जो कि थोड़ी सी डार्क से कलर की। ठीक है, अब आमतौर पे लोग जब देखते हैं, और कई लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं कि वो उनकी गर्दन बहुत मैली रहे, ऐसे लगता है जैसे बहुत मैल है। दरअसल ये मैल नहीं है, ये स्किन जो है वो डार्क हो जाती है इस हार्मोनल चेंज की वजह से। ठीक है, तो गर्दन में अमूमन देखा गया है, गर्दन के पीछे आप देखें कि अगर स्किन का कलर आपको गहरा लग रहा है, चेंज लग रहा है, इसी तरह आर्मपिट्स में, इसी तरह लेग्स के बीच में जो ग्रोइन वाला एरिया होता है वहां पे, यानी जहां जहां आपके फोल्ड्स होते हैं ना, वहां वहां पे आपकी ये डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप उल्टे हाथ पे देख रहे हैं तो इनको स्किन टैग्स कहा जाता है। ये भी एक गर्दन की तस्वीर है जिसपे छोटे छोटे से, जैसे हम इन्हें कील या मुहासे या इस तरह की चीज या तिल कहते हैं, लेकिन ये इनको स्किन टैग्स कहा जाता है, मुहासे इनको कहा जाता है शायद उर्दू में। और ये अक्सर गर्दन पे और आर्मपिट्स के अंदर, आपको बगलों के आसपास जो है ये स्किन टैग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक और चीज ये होती है कि अमूमन जिन लड़कियों को, खवातीन को पीसीओ होता है, उनके सर पे मर्दाना किस्म की जैसे एक बॉल्डनेस होती है ना, जिसे कहते हैं, मर्दों के अमूमन बाल गिर जाते हैं सर के ऊपर से, तो उनको ये महसूस होता है कि उनके सर के ऊपर से जो बाल हैं वो बहुत तेजी से गिर रहे हैं, या बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, थिनिंग हो जाती है बाल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको देख के पता चल जाएगा कि कोई बात ऐसी है जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, और भी हम इंशाल्लाह देखते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो आपको जाहिरी तौर पर नजर आ रही, जिसमें हमने क्या क्या बात कर ली, कि स्किन की चीजें, बालों का गिरना, चेहरे के बाल, स्किन टैग्स हैं आपके, वजन ज्यादा होता है, पीरियड जो है वो इरेटिक हो जाता है, कभी कभी बहुत कम दिन, कभी बहुत ज्यादा दिन, कभी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, कभी नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बताती हैं कि पीसीओ हो सकता है, और हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पे आके देखते हैं, कुछ ऐसी साइंस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी नजर से छुपी हुई होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में कहा ना कि
हमारा जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान में, हमारा ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि हमारे पास जो नंबर्स रिपोर्टेड है वो बहुत कम है, और बहुत ज्यादा लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज मौजूद है, बहुत ज्यादा औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज मौजूद है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनसे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर हो या मेरे आसपास किसी में हो, तो मुझे पहचानना चाहिए। तो एसिम्टोमेटिक पीसीओएस वो होता है जिसके कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं होते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी खवातीन हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको पीसीओ है, जब तक कि वो फैमिली प्लानिंग नहीं शुरू करती, या वो ये प्लान करना शुरू करती हैं कि अब हम बेबी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो फिर उन्हें पता चलता है कि बहुत मुश्किल हो रही है, कोई ऐसी वजह हो गई, और उस वक्त उनका डिटेक्ट होता है कि उन्हें पीसीओएस है, पीसीओएस है। या फिर ऐसे भी होता है कि वेट गेन होता चला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने कोई खाने पीने में चेंज नहीं किया, या आप ये महसूस करते हैं कि आपके आसपास आपकी सहेलियां, आपकी फैमिली, दूसरे लोग जो है वो भी वही सब खाते हैं जो आप खाते हैं, लेकिन आपका वेट बहुत ज्यादा होता है और बढ़ता जाता है। तो ये भी एक हिडन साइन। इसके अलावा माइल्ड पीसीओ भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पीसीओ तो है, लेकिन आप इतना सिवियर नहीं है कि आप उसे नोटिस करें। ये भी एक होता है, यानी कोई भी एक आध चीज उसमें से हो गई। यानी कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो दुबली पतली होती हैं, पीरियड भी ठीक होते हैं, लेकिन उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उनके चेहरे पे बाल जरा गहरे हैं या गहरे हो रहे हैं, तो उनको फील होता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो भी एक माइल्ड पीसीओ की किस्म। एक और चीज जो होती है वो अमूमन सिस कहा जाता है। वो इन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो शादीशुदा होते हैं और जो प्रेग्नेंट जो है वो होना चाह रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां गैर शादीशुदा होती हैं, उनकी भी जब डिटेक्शन हो रही होती है ना, जब डॉक्टर देख रहे होते हैं कि कहीं पीसीओ तो नहीं है, तो अक्सर उनको अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है। और अल्ट्रासाउंड जब ओवरीज का किया जाता है तो उसके अंदर उनको नजर आता है कि उनकी ओवरीज में बहुत सारी जो है वो सिस्ट्स बनी हुई है। यानी ऐसे लगता है जैसे ऊपर से बहुत सारी, सिस्ट का मतलब होता है जैसे रसौली या छोटी सी, आप समझ लें कि जैसे पीसीओ को अमूमन इस तरह डिफाइन करते हैं डॉक्टर्स के, जैसे आपने जमीन पे बहुत सारे मोती रखे हुए हो और उसके ऊपर आप कोई सिल्क का कपड़ा रख, तो आपको जैसे मोती उभरे उभरे से नजर आएंगे ना सिल्क के कपड़े में से। तो जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऐसी ही दिखती हैं, जैसे छोटे छोटे उभरे उभरे उनके अंदर सिस्ट या मोती मौजूद है। ठीक है, तो ये एक उनकी शक्ल है जो कि अल्ट्रासाउंड में नजर आती है। इसके अलावा जो चौथी चीज है जिससे हम सब चाहते हैं कि वो ना हो, वो है इनफर्टिलिटी। कि जब सबसे ज्यादा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल इनफर्टिलिटी की होती है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हेल्प के बगैर या किसी मदद के बगैर उनका स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी उनके लिए वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई होती। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है? ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या वजूहात है। सबसे पहले देखते हैं इसकी एक वजह जो होती है बहुत बड़ी, वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं होते। जो मेल हार्मोन्स हमारे अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने दोनों तरह के हार्मोन्स रखे हुए हैं, औरतों में भी फीमेल मेल दोनों हार्मोन्स होते हैं और मर्दों में भी फीमेल और मेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। लेकिन औरतों में जब मेल हार्मोन जो एंड्रोजेंस कहलाते हैं, कभी कभी वो बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, इसकी ये अमूमन वजूहात जो है वो बहुत सारी हैं, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्सर ये फैमिलीज में भी रन करता है, तो इसलिए जब हम देखते हैं कि किसी की फैमिली में ये है तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं, फौरन हम कहते हैं कि चलो चेक करना चाहिए कि कहीं ये हमारे पेशेंट में या हमारी दोस्त में या हमारी सहेली में, हमारी बच्चों में तो नहीं। तो एंड्रोजन लेवल जो है वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल साइकिल जो है, जो एक नॉर्मल साइकिल होता है, हर महीने का एक साइकिल होता है, वो डिसरप्ट हो जाता है मेल हार्मोन की वजह से। इसकी वजह से वो नॉर्मल साइकिल नहीं रहता। दूसरी चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस।
ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग, खवातीन जिनको पीसीओ है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या, इसका क्या मतलब है? कि आपके जिस्म में एक इंसुलिन की ज्यादती रहती है। असल में आपके सेल्स को इंसुलिन की जरूरत होती है, लेकिन आपके सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंसुलिन पे काम करना शुरू हो जाते हैं। यानी जितनी इंसुलिन आपका लबलबा या आपके पैंक्रियास से निकल रही होती है, वो आपको काफी नहीं होती। आपके आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही होती है। इसकी वजह से इंसुलिन की भी ज्यादती हो जाती है आपके ब्लड में, और एंड्रोजन्स की भी ज्यादती हो जाती है। तीसरी चीज जो है वो आपकी हेरिडिटी है, आपकी जेनेटिक्स है, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिलियल कंपोनेंट है इसका। जिन फैमिलीज में पहले से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मौजूद होता है, वहां पे अमूमन इस ये देखा गया है। दूसरी चीज, जिन फैमिलीज में बहुत वेट ज्यादा होता है, यानी एक होता है ना कि सब कहते हैं कि हमारी फैमिली में सभी चौड़े चौड़े हैं, तो अगर आपको लगे कि कोई फैमिली ऐसी है कि जिसमें वेट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी आपको पीसीओ का अकरेंस ज्यादा लगता है। इसी तरह जिन फैमिलीज में डायबिटीज बहुत होती है, ठीक है, तो डायबिटीज जब ज्यादा होती है उन फैमिलीज में भी पीसीओएस बहुत ज्यादा होता है। चौथी चीज जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, यानी हमारे इर्द गिर्द की आबो हवा की जो चीजें हैं, उसमें क्या चीज हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है? वो हमें करती है वजन। हमारा वजन अगर ज्यादा होगा, हमारी एक्टिविटी बहुत कम होगी, ये चीजें जो है ये हमें बहुत अफेक्ट करती हैं। और इसमें हमारी ग़िज़ा भी आ जाती है कि हम खाते क्या हैं, हमारी हमारा लाइफस्टाइल कैसा, ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमने अगर पीसीओ हमारा हो गया है तो हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आवाज आप लोगों को साफ आ रही हो। कोई कमेंट नहीं आ रहा तो आई एम होपफुल, इंशाल्लाह। जी जी जी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट जो हम करते हैं, इसके दो अहम, बहुत अहम कंपोनेंट्स हैं। दो हिस्से हैं। सबसे पहले हमारा होता है, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस। हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। ये आप समझें कि कॉर्नर स्टोन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए भी, और उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो जब मैंने आपसे शुरू में कहा कि 50% से ज्यादा हमारे हमारी पाकिस्तान में जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो लड़कियों में से एक को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। ठीक है, तो आप उसकी अकरेंस का हिसाब लगा लें। और 50% से ज्यादा मैं कह रही हूँ, 50% नहीं कह रही, यानी बहुत ज्यादा चांस है कि अगर तीन लड़कियां होंगी तो उसमें से दो को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी और एक को नहीं होगा। तो एज अ नेशन हम पे ये आप समझिए कि एक तरह से वाजिब हो गया कि हम अपने लाइफस्टाइल को एक नजर देखें कि हम कहाँ गलती कर। यकीनन इसमें हमारा बहुत सारा हाथ है, तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, जिसमें डाइट है, एक्सरसाइज है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी वेट मैनेजमेंट। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सीधे हाथ पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, कि जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, और वो उनकी नॉर्मल जिंदगी में जो है वो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से काम नहीं चल रहा, और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसमें दवाइयाँ आ जाती हैं और उसमें ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में, बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं आपको डाइट के बारे में बताऊं। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी डाइट है, और लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल और डाइट जो है ना वो हैंड इन हैंड चलता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल पूरा का पूरा ही लेके चलेंगे साथ, और साथ में डाइट को देखेंगे, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो एक प्लेट की सूरत आपको नजर आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। दिस इज कॉल्ड द पीसीओ प्लेट। ठीक है, द पीसीओएस प्लेट। इसकी हम चार बहुत आसान सी, ये एक जेनेरिक गाइड है, जिसका मतलब क्या है कि हर इंसान के हिसाब से ये बनी हुई नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पीसीओएस इज अ सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरीज अपने साथ
कई सारे सिम्टम्स लेके आती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर प्रॉब्लम हर इंसान, हर लड़की में हो। तो जो भी प्लान होता है वो इंसान या इंडिविजुअल के हिसाब से टेलर्ड होता है। लेकिन एक ओवरऑल जो हम सबको अपनाना चाहिए, वो ये प्लान है कि हम किस तरह इसको मैनेज करें और किस तरह प्रिवेंट करें। ठीक है, तो अगर आप अपने सामने एक प्लेट को इमेजिन करें, तो आधी प्लेट जो है वो आपकी, जो कि उल्टे हाथ पे आपको नजर आ रही है, ये लो स्टार्च वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए। लो स्टार्च वेजिटेबल्स का क्या मतलब है? यानी जो जमीन के नीचे से नहीं आते। ऐसी सब्जियां जो जमीन के नीचे से आती हैं उनमें अमूमन स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी सब्जियां जो ऊपर लगती हैं, जमीन के ऊपर लगती हैं, उसमें आपकी ग्रीन लीफी आ गई, आपके टमाटर, और आपको नजर आ रहे हैं जितनी भी तस्वीर में जो भी लो स्टार्च वेजिटेबल्स हैं, सलाद टाइप जितनी भी चीजें होती है वो आपकी लो स्टार्च वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, आपको खाने में अच्छे फैट का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मालूम है बेहतरीन फैट जैतून का तेल होता है, बेहतरीन। ठीक। अच्छा, अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस तरह हम खाना पकाते हैं उसमें इतना तेल डलता है कि एक तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप जैतून का तेल भी इतना ज्यादा डाल रहे हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपको बहुत कम मिकदार में डालना है, लेकिन अच्छा डालना। ठीक है, तो जो इसका कॉस्ट का प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोग कहते हैं बहुत कॉस्टली होता है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप कम डालें, बहुत कम डालें, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे तेल का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरे भी तेल हैं जो कि बुरे नहीं है, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेस्ट बता दिया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स, आप दूसरे तेल का भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसका भी अमाउंट वेरी स्मॉल रखेंगे। ठीक है, थोड़ा तेल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट 3 है। जो आप राइट साइड वाला सर्कल देख रहे हैं, इसमें आप जब ऊपर वाला ट्रायंगल देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें अ हैंडफुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेंस होल फूड्स इन 1/4 ऑफ योर प्लेट। हमारी जो देसी प्लेट होती है उसमें प्रॉब्लम सारा क्या होता है कि सबसे बड़ा अमाउंट जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। यानी रोटी, नान, चावल, पास्ता, इस किस्म की चीजें, हमारी चिप्स हमारी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है, उसकी अमाउंट को आपने कम कर देना है। और कौन सी? जो कि कार्बोहाइड्रेट डेंस होल फूड्स। होल फूड्स का मतलब क्या है? जो अपनी छान के साथ बने हुए हो, छान हटा के नहीं बनाए हुए हो। ठीक है, तो अगर आप इसी के हिसाब से सोचेंगे तो आपकी होल व्हीट आटे की रोटी, आप दालें इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा बेहतर कौन सी होंगी? जो छिलके के साथ होंगी। वैसे भी दालें बहुत अच्छी होती हैं, तो दाल की अमाउंट हो गई। आपने जो भी चीज इस्तेमाल करनी है वो छिलके के साथ, होल ग्रेन। चौथा जो इसका हिस्सा है वो लीन प्रोटीन डेंस फूड्स इन 1/4 ऑफ योर प्लेट, जिसके अंदर लीन प्रोटीन आ गई। लीन प्रोटीन का मतलब क्या है? कि जानवर से मिलने वाला, जैसे गोश्त है, अंडे, मुर्गी, मछली, और उसमें भी चिकनाई आपने बहुत मिनिमाइज करके इस्तेमाल करनी है। तो ये इसका एक सिंपल सा प्लेट मेथड है जो कि बहुत आसान है, और हम सबको ही इसी तरह खाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि वन इन थ्री वन इन थ्री वेमेन इज फ्री ऑफ पीसीओ, और हम इसके बारे में भी अभी श्योर नहीं है। तो दो को तो है ना, और बाकी भी हमारी औलादों में भी इसका रिस्क बहुत ज्यादा है। अब हमने डाइट करनी है या पीसीओ के हिसाब से करनी है, तो सबसे अहम चीज उसके अंदर है कि हम चीनी का इस्तेमाल कम करें। ठीक है, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल हम कम करें। रिफाइंड शुगर से क्या मतलब हुआ? यानी कि जो अनरिफाइंड शुगर होती है, जैसे आप गुड़ ले लें या जैसे आप शहद का इस्तेमाल है, आप वो कर सकते हैं। वो बेहतर है, लेकिन थोड़ी मिकदार। ठीक है, आपने क्या करना है, रिफाइंड शुगर से प्रॉब्लम क्या होता है? जो टेबल शुगर होता है वो अमूमन बहुत ज्यादा डलता है, उसकी मिठास बहुत ज्यादा होती है, और वो काफी ज्यादा एडिक्टिव भी होता है। ओके, मेरी आवाज आ रही है? मुझे चैट में तो ये पूछ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। जी जी, आ रही है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये चीज याद रखिएगा कि जब शुगर आपको एकदम से हिट करती है ना, जो वाइट शुगर का इस्तेमाल है,
आपने कभी उसको कम करके देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत महसूस होता है, अगर आप चीनी को थोड़ा सा भी कम करें ना, तो आपको बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शुगर के आदी हो चुके हैं। तो शुगर से प्रॉब्लम क्या होता है कि शुगर हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाती है। शुगर हमारी एक्नी को, हमारी स्किन जो फ्लेयर होते हैं उसको खराब करती है, हमें वेट गेन भी करती है, और मजे की बात है मूड स्विंग्स भी होते हैं शुगर से। ठीक है, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। आप लोगों को शायद अंदाजा होगा कि अमूमन लड़कियों को जब पीरियड वगैरह आने वाले होते हैं, तो एक कॉमन टर्म है, हम इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि पीएमएस हो रहा है मुझे, बहुत चिड़चिड़ाहट और रोना और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो आप समझें कि जब ऑलरेडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, दूसरा आप उसमें शुगर के मूड स्विंग्स भी डाल देंगे तो क्या हाल बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या करनी है कि हमने आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना, उसको एक लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है। स्पाइक का क्या मतलब होता है, यानी कि एकदम से आपने जैसे रूह अफ़ज़ा का ग्लास पिया, या कोई भी चले कोक पी लिया, आपने, लोग बहुत शौकीन होते हैं कोक पीने, कोक पिया, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम ऊपर चढ़ जाता है, इसको कहते हैं स्पाइक। तो हमें ये स्पाइक सूट नहीं करती बिल्कुल भी। हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि एक सर्टेन लेवल, हमारा ब्लड शुगर लेवल एक लेवल पर मेंटेन रहे। और इन स्पाइक्स की वजह से बहुत सारी खराबी होती है। ये जो शुगर स्पाइक्स होते हैं, ये मूड को भी इम्पैक्ट करते हैं, और ये आपके वेट को, आपके इन्फ्लेमेशन को, बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करते हैं। आपने कोशिश क्या करनी है कि अपनी डाइट में ऐसी सब्जियां जिनमें फाइबर होता है, ऐसी दालें और ऐसी होल ग्रेन, जो हमने ऑलरेडी बात की थी, आप वो शामिल करें, जिनमें छान छिलके समेत बनी हुई चीजें, वो आपके आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करती हैं और स्पाइक से बचाती हैं। अब हमें कुछ कुछ जो जिस चीज के लिए हमने अवेयर होना है, जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, हमें इस चीज के लिए अवेयर होना है कि कुछ शुगर्स का तो हमें पता होता है। ठीक है, हम सबको पता होता है कि केक्स में, बिस्किट्स में, कैंडीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत सारी शुगर होती है, ये ऑल ऑफ अस नो दैट। ठीक है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गया कि ये तो मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा जो बाकी ऐसी चीजें हैं जिनमें जिनमें हमें टेक्निकली अंदाजा नहीं होता, वो उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे फ्रूट जूस है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा, तो हम जो है वो ऐसे ना कर लें कि हम कीनू का जूस पी लें, तो क्यों, तो नेचुरल होता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि अल्लाह ताला ने कीनू को कीनू की फॉर्म में पैदा किया है। उसका एक मकसद ये था कि हमने उसको होली खाना था। ठीक है, जब हम जूस निकाल लेते हैं, चाहे वो सब्जियों का हो चाहे वो फलों का हो, तो उसमें एक ग्लास में, एग्जाम्पल देती हूँ, एक ग्लास में तकरीबन 3 सेब तो पड़ते हैं जब जूस निकालना होता है, चले बड़े हो तो शायद 2 पड़ जाए। अगर आप कीनू का जूस निकालेंगे तो 3 से 4 कीनू पड़ते हैं एक ग्लास में, जूस निकालेंगे। तो आप सोचें कि अगर कोई खाने बैठता है, तो वो 3-4 एप्पल नहीं खाता, ना वो 4 कीनू खाता है। ठीक है, तो उस इसलिए हम जितनी शुगर, क्योंकि नेचुरल शुगर है उसके अंदर, लेकिन हमारा अमाउंट इतना बढ़ जाता है जब हम उसे जूस बना लेते हैं। इसी तरह हमें याद रखना है कि जितने भी डब्बों में सीरियल मिलते हैं, ठीक है, जो रेडीमेड सीरियल्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा शुगर डली हुई होती है। हनी और दूसरे सिरप, इनमें भी शुगर है, इसलिए इनकी अमाउंट आपने वॉच करनी है, बहुत ज्यादा अमाउंट आपने नहीं लेनी। पास्ता से अलर्ट रहें। पास्ता है, सफेद चावल है, इनमें शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह बिस्किट, क्रैकर, नमकीन बिस्किट, आलूओं का तो सबको पता ही है, क्योंकि वो स्टार्ची होते हैं, जमीन के नीचे वाली सब्जी है। तो ये आपकी रोटी के बराबर, जो है वो रोटी चावल के बराबर इसके अंदर शुगर मौजूद होती है। इसी तरह ज्यादातर जो डबल रोटियां हमें बाजार में मिलती हैं, जिसमें व्हाइट ब्रेड्स होती हैं, और बहुत सारी ब्राउन ब्रेड्स भी, इनमें भी शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो हमने ये याद रखना है कि ये सारे फूड जो कि जाहिरी तौर पे ये हमें शुगर नहीं लग रहे, लेकिन ये शुगर बना लेते हैं हमारी बॉडी में जाके। तो जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज में
खास तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ रहे होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा प्रॉब्लम होता है। तो हमने इन सारे सोर्सेस को देखना होता है कि हमारी डाइट में ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है। याद करें पिछली स्लाइड, वापस चले जाते हैं जी। कट बैक ऑन रिफाइंड शुगर्स, और उससे पीछे देखें, यहाँ पे देखें, हमारे पास शुगर या कार्बोहाइड्रेट के लिए सिर्फ एक चौथाई है प्लेट की, और बाकी हिस्से में और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम ये ना करें कि हम एक हिस्से को ही सारा खाना बना लें। तो हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है, हम बिरयानी ऑर्डर करते हैं तो पूरी प्लेट चावलों से भरी हुई होती है, उसमें दो आलू होते हैं और एक बोटी होती है। ठीक है, तो आप उसको इस प्लेट में फिट करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल फेल हो गई। ज्यादातर हमारे मील्स ऐसे होते हैं। कोई बर्गर मील ऑर्डर कर ले, इतने सारे फ्राइज होते हैं, ऊपर नीचे डबल रोटी होती है, साथ में एक ड्रिंक होती है, और बीच में एक छोटा सा कोई पैटी होगा किसी अजीब से गोश्त का, मतलब वो भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, मैं शुगर की बात करना चाह रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ज्यादातर जो हमारा स्टाइल बन गया हुआ है वो ये है कि हमारा कार्ब कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो चीजें जो कि आराम से शुगर बना ले। एज ए नेशन दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, हमने जब डाइट करनी है तो हमने उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करना है, ऐसे फूड्स, ऐसे खाने जो इन्फ्लेमेशन को कम करें। ठीक है, chronic inflammation worsens polycystic ovarian syndrome symptoms, PCO symptom। तो chronic inflammation, एक पिछला सेशन हुआ था उसमें हमने बात की थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उस सेशन में थे। बहरहाल मैं आपको chronic inflammation की एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर कभी आपका बाजू कहीं रगड़ा जाए, या कोई बिल्ली आपको पंजा मार दे, तो आपने देखा होगा कि आपके सूज जाते हैं ना, जहां जहां पंजा लगा होता है वो जगह सूज जाती है। तो वो जो सूजन होती है ना, वो इन्फ्लेमेशन है। जब आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं तो अक्सर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है। ठीक है, अंदर इन्फ्लेमेशन होती है जो आपको नजर नहीं आ रही, अंदर आपके ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होती है। तो आप समझे कि वो जो जाहिरी सोजन जिसको आप देख सकते हैं ना, उसके अलावा एक अंदरूनी सोजन है जिसको आप महसूस नहीं करते। वो अंदरूनी सोजन की वजह से आपके जिस्म में बहुत तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा। आपको उस वक्त पता चलता है जब वो जो हिडन साइंस हैं, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हिडन साइंस हैं, वो जब अपेरेंट साइंस बनने लगते हैं, जब वो वाजे होने लगते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अरे ये क्या हो। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हम कम करना चाहते हैं। इसके लिए हम ओमेगा 3 रिच फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज है, एक न्यूट्रिएंट है जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। ये अलसी में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, आ, मछली में पाया जाता है, और ये इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है और ये हार्मोनल बैलेंस भी बढ़ाता है। अच्छा, एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, टॉपिक से मैं ऑफ नहीं जाना चाहती, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी चीजें साबित हैं जो उनके पसंदीदा खाने थे, वो सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स हैं। तो कभी आपके पास आपको जानना हो ना, तो आप जाके सुन्ना फूड्स की लिस्ट को देखें, तो आपको पता चलेगा कि कौन से खाने जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। और हमने क्या करना है, हमने गट हेल्थ को सपोर्ट करना है। गट हेल्थ का मतलब है आपका निजाम हजम, यानी पूरा आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर हेल्दी होगा तो आपके हॉर्मोन्स अच्छी तरीके से बन पाएंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। उसको आपको मालूम है कि जो हिकमत, जो हमारी पुराना एक इल्म है, हिकमत में हमेशा कहा जाता था कि आपका जो मैदा है, सारी बीमारियां जो है वो वहीं से ठीक होती हैं। यानी कहीं तकलीफ कहीं भी होगी, इलाज जो होगा वो किसका होगा, आपकी गट का होगा। तो अब साइंस भी ये कहती है कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। आपका जो मैदा है वो दरअसल आपका दूसरा दिमाग है। इस तरीके से वो आपकी हर चीज को कंट्रोल करता है, जिसमें आपका मूड है, जिसमें आपके हॉर्मोन्स हैं, जिसमें आपकी दूसरी हेल्थ है, आपकी सारी बीमारियों को। तो हमें अपनी गट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए क्या चीज है,
बेस्ट फूड्स फॉर डाइजेशन क्या है, मैंने लिख दिया है कि फ्रेश फ्रूट, जिंजर, होल ग्रेन्स, फर्मेंटेड फूड्स, वेजिटेबल्स विद स्किन, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, यही हम बार 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 यही बात करेंगे। नेचुरल फूड्स, अच्छे फूड खाने की अच्छी चीजें, तैयब गज़ा, आप वो इस्तेमाल करेंगे। फर्मेंटेड फूड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जिनको हम अमूमन कहते हैं अचार, जैसे हमारे यहाँ अचार बनाया जाता है ना, इसी तरह सब्जियों का अचार जो कि पानी में बनाया जाता है, सिरके में बनाया जाता है, इसी तरह दही है और कीफर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो दही को ही अपनी गजा में रेगुलर शामिल शामिल कर ले, तो उसकी गट हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और प्रीबायोटिक्स हेल्प प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। प्रोबायोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारी गट में हमें दिए होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारे, वो हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाते हैं, वो हमारे सारे फंक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं। और जो भी खाने यहाँ सीधे हाथ पे मैंने लिस्ट किए हुए हैं, ये सारे प्रीबायोटिक्स हैं, यानी आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया इन चीजों के मौजूदगी में बहुत फलते फूलते हैं, और ये उनकी गजा है, और इनसे वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सही इम्यूनिटी बनाने में, हमारे हार्मोन्स की सही प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। और हम क्या करेंगे, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल करेंगे। अमूमन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज्यादातर कम होते हैं। आयरन की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, इसके अलावा ओमेगा थ्रीज की भी कमी होती है, मैग्नीशियम और जिंक की भी कमी होती है। ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका हमने खास तौर पे ख्याल करना है। अगर आपकी डाइट अच्छी बैलेंस्ड होगी तो आप काफी हद तक इनको मीट कर सकते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो एन ऑप्शन। जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पीसीओ बढ़ चुका है तो हम सप्लीमेंट्स का भी सहारा लेते हैं। तो एक चीज जो कि सारी औरतों को चेक करनी चाहिए, वो अपना विटामिन डी लेवल है और अपना आयरन लेवल है, और इसके अलावा एक B12 भी होता है, वो भी आयरन के साथ ही होता है। तो ये हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए। इनको सप्लीमेंट करने से काफी हद तक हमारे सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं। वेट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अहम है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि जो लोग जिनका वजन ज्यादा होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा चांस होता है उनको कि उनको पीसीओ हो जाए। अगर कभी आप समझिए ना कि एक पुराने जमाने में सब कहते थे कि जब इंसान बहुत वेट ज्यादा हो जाता है तो उसे डायबिटीज हो जाती है ना। तो डायबिटीज और पीसीओ जो है ना, ये आपस में बहुत क्लोज लिंक है इनका। अ, जो जिन औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो चुका होता है, उनको अपने वजन के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनमें डायबिटीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वेट मैनेजमेंट इसका एक बहुत अहम जुज है। इसमें ये चीज भी देख लें कि थोड़ा सा भी अगर आपका वेट कम हो जाए, जैसे इवन एज लिटिल एज 5%, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके हार्मोनल लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपकी साइकिल्स की रेगुलरिटी बढ़ जाती है, और औरतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि कंसेप्शन या नॉर्मल कंसेप्शन उनकी आसान हो जाती है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से जो आपके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बाद में, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे हार्ट डिजीज है, वो भी बहुत कम हो जाती है अगर आप अपना वजन कम करें। अगर आप इसमें आप देखें, इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं जो कि पीसीओ के साथ होती है, लेकिन वजन कम करने से रिजॉल्व हो जाती है। अगर आप इसके उल्टे हाथ पे देखें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 63% रिजॉल्व हो जाता है। आपका टाइप 2 डायबिटीज 80% कम हो जाता है, उसका उसका रिस्क, अगर आपका वजन कम हो जाए। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम 79% रेजोल्यूशन ऑफ हिर्सुटिज्म, जिसका मतलब है कि चेहरे के गहरे बाल जो है वो 79% कम हो जाते हैं अगर वजन कम हो। एंड 100% रेजोल्यूशन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन,
वजन कम करने से पीरियड की जो एबनॉर्मल पीरियड है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि वजन कम किया जाए ताकि पीरियड साइकिल जो है वो नॉर्मल हो जाए। एक्सरसाइज इसका बहुत ही अहम है। आप सोच रहे होंगे कि हर स्लाइड पे कहती है बहुत अहम है, लेकिन आप समझें कि जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनको काफी देर मेरी लगती है समझाने में कि आप ये समझें कि जैसे एक स्टूल है और आप उस पे बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये उसकी लेग्स हैं या उसकी टांगे हैं। अब अगर एक कुर्सी है, आप उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं और उसकी एक टांग नहीं है, तो आप सोचें आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना, कुर्सी गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवरीज को लाइफस्टाइल से मैनेज करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप, ये सारी उस कुर्सी के पाए हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उसमें से एक टांग निकाल दें और फिर आप कुर्सी पे बैलेंस करके बैठ जाएं। आप एक भी चीज निकालेंगे ना, तो आप उसको सही तरीके से हैंडल या मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और उसके अंदर उसके क्या फायदे हैं? वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो डायबिटीज की पहली सीढ़ी होता है, ठीक है? इस चीज को गौर से समझ लें, अगर किसी को अब तक समझ नहीं आया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज नोन एज प्री प्री डायबिटीज। वो डायबिटीज की पहली सीढ़ी होती है। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, आपका डायबिटिक होने का चांस बढ़ता जाता है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है, आपके साइकिल्स को रेगुलेट करती है। एक्सरसाइज, आपके साइकिल्स ठीक हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, कोई दवा ना लें, पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। अक्सर अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी नहीं होती, तो रेगुलर एक्सरसाइज से ही उनके साइकिल्स ठीक हो जाते हैं, तो दवा की तरफ जाना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारे लिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ सब मैं कहती हूँ कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, एक्सरसाइज का अच्छी साइड इफेक्ट्स के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यानी सारे जो साइड इफेक्ट एक्सरसाइज के हैं वो बेहतरीन साइड इफेक्ट हैं। क्या है? हार्मोनल बैलेंस पैदा हो गया, फर्दर डिजीजेस का रिस्क कम हो गया, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो गई, आपका वेट कम हो गया। तो ये सारी चीजें तो अच्छी है ना, तो इसका सब अच्छे अच्छे साइड इफेक्ट है। एक और चीज जो हमने करनी होती है वो ये कि हम अपनी स्लीप पैटर्न को दोबारा, ठीक है? स्लीप पैटर्न को प्लीज आजकल हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। स्लीप पैटर्न इतना अहम है क्योंकि जब हम सोते हैं, अल्लाह ताला ने वो वक्त हमारे जिस्म की, वो अल्लाह ताला ने उसको ठीक करने के लिए रखा है। यानी हमारी बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है जब हम सो रहे हैं। और अल्लाह का निजाम ये है कि जब सूरज गुरूब होता है उसके बाद हमारी बॉडी खुद बहुत स्लो होती है और एक नेचुरल हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज होता है जो हमें एक मतलब सुकून देता है, आपको स्लीप के लिए तैयार करता है, सोने के लिए तैयार करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उससे लड़ते रहते हैं। हम अपना टीवी नहीं बंद करते, हम अपना फोन नहीं छोड़ते, हम अपनी बातें नहीं खत्म करते, हमारी सारी तकरीबात रात को देर से होती हैं। तो हम अपने साइकिल के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है? जबकि बाकी सारी जो मखलूक है वो सनडाउन के साथ आराम करती है और सनअप के साथ वो दोबारा से उठती है। तो अल्लाह ताला ने यही निजाम हमारे अंदर रखा है। आपने करना क्या है? आपने ये कोशिश करें कि ये जो इरेटिक शेड्यूल होता है ना, कि हम हफ, सारा हफ्ता हम लेट सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे या सैटरडे संडे को हम देर से उठते हैं, कभी हम 12 बजे उठ रहे हैं, कभी हम 1 बजे उठ रहे हैं, ये हमारी स्लीप रिदम के लिए अच्छा नहीं है। हमारे दिमाग में एक रिदम है, ठीक है? तो उसमें हमें रोज अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर सोना चाहिए, हमें एक ही टाइम पर उठना चाहिए, हमें सोने से पहले एक वाइंड डाउन रूटीन होनी चाहिए। देखिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो है वाइंड डाउन रूटीन, लेकिन हमारे पास भी एक वाइंड डाउन रूटीन है। हम लोग अपनी ईशा की नमाज पढ़ते हैं, है ना? सोने के अस्कार होते हैं, हम अपना सारा सोने से पहले तैयारी करते हैं, बेड वेड झाड़ते हैं।
तो ये हमारी वाइंड डाउन रूटीन है ना, हम सोने के लिए अपने आप को तैयार करें, फोन दूर रखा है, बंद कर दें, दराज में डाल दें, कमरे से बाहर रख दें, ठीक है। काम क्वाइट डार्क स्लीप एनवायरनमेंट पैदा करें ताकि आप सो सकें, ठीक है। दिन में लंबा लंबा सोए नहीं, और अपने बिस्तर पे या सोने की जगह पे सारा दिन ना बैठे रहें, क्योंकि उससे फिर हमारा थोड़ा सोने का वो चेंज हो जाता है। यानी लोग अपने बेड पे इतना कुछ बिखेर के बैठे हुए होते हैं कि फिर सोने का भी दिल नहीं चाह रहा, तो उसको साफ सुथरा रखें। इसी तरह चाय ना पिए शाम को, कोशिश करें कि मगरिब के बाद, 8 घंटे लगते हैं कैफीन को आपके सिस्टम में से निकलने के लिए, तो अगर आपने शाम को 4 बजे चाय पी है तो 8 घंटों का हिसाब कर लें। तो आप कोशिश क्या करें कि कैफीन को ना इस्तेमाल करें। यहाँ पे 6 आवर्स लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली इट टेक्स 8 आवर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, क्योंकि जब हम वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप को हील करेगी, अपने आप को ठीक करेगी, ठीक है। और देखें कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। अब हम थोड़ी सी बात ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। एलोपैथिक या कन्वेंशनल जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसमें अगर किसी को बहुत ज्यादा पीरियड साइकिल एरेटिक है और उसने एक्सरसाइज भी कर ली और उसने वजन भी कम कर लिया है और वो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही है, वक्त पे सो रही है, वक्त पे उठ रही है, सारे काम ठीक कर रही है, लेकिन फिर भी उसके साइकिल्स ठीक नहीं हो रहे, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, डॉक्टर उसको बर्थ कंट्रोल पिल पे डालते हैं। देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल जो है वो अमूमन उस वक्त ली जाती है जब लोग चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन इस सूरत में साइकिल्स को ठीक करने के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है, कुंवारी लड़कियों को भी दी जाती है और छोटी उम्र में भी दी जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, पीरियड्स रेगुलेट हो जाते हैं, जो मेल हार्मोन बहुत ज्यादा हुए हुए होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, बहुत एक्नी है और बाल हो रहे हैं, अगर कोई सख्त बाल निकल रहे हैं, तो वो चीज भी ठीक हो जाती है इसके साथ, ठीक है। ये भी इसका एक नोन एंड ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। मेटफॉर्मिन जो दवाई है हमारे यहाँ ग्लूकोफेज के नाम से अवेलेबल है, और भी बहुत सारे नाम है इसके, लेकिन बेसिक केमिकल मेटफॉर्मिन है। ये अक्सर डायबिटीज के लिए दी जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसको प्री प्री डायबिटीज कहा जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए और इंसुलिन सेंसिटिव बनने के लिए अक्सर मेटफॉर्मिन दी जाती है। और ये एक पुरानी दवा है जिसको बहुत अरसा हो चुका है, तो 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ये आपकी पीरियड साइकिल को भी रेगुलेट करने के लिए दी जाती है, और अव्यूलेशन या जो एक नॉर्मल लड़कियों का माहाना साइकिल होता है जिसमें एक एग प्रोड्यूस होता है, ये उसको भी रेगुलेट करने के लिए दी जाती है। अक्सर फर्टिलिटी के लिए भी सबसे पहले, अगर जो लड़की है उसको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसे मेटफॉर्मिन दी जाती है, क्योंकि ये एक रेगुलर पुरानी दवाई है। इसके अलावा एंड्रोजन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं उनको कम करने के लिए कुछ दवाई दी जाती है, ताकि जैसे ऊपर, सर के ऊपर से बाल गिर रहे हैं और चेहरे पर बाल आ रहे हैं और बहुत स्किन आपकी खराब हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दिए जाते हैं, और ये अक्सर कारआमद होते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे हैं पीसीओ के। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में, मेरी प्रैक्टिस को बहुत अरसा हो चुका है, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ठीक होते हुए देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ देखा है, इसलिए मैंने इनको यहाँ शामिल किया है। जैसे कि हिजामा, आपको पता है कि हिजामा तो सुन्नत से साबित है, और हिजामा के साथ भी पॉलिसिस्टिक ओवरीज का बेहतरीन इलाज होते मैंने खुद देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी के साथ होम्योपैथी में भी इसका इलाज मौजूद है, तिब में भी इसका इलाज मौजूद है, चाइनीज मेडिसिन में भी इसका इलाज है, आयुर्वेदिक बहुत लोग करना चाहते हैं तो उसमें भी होगा, क्योंकि ये सारी पुरानी ये बहुत पुराने साइंसेस हैं। और इवन दो कि हमारे पास जो कन्वेंशनल स्टडीज हैं, यानी कि जो हमारा स्टडीज का अब तरीका है, वो शायद इन पे इतनी ज्यादा मौजूद नहीं होंगी, लेकिन मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में इन सबको कामयाब होते हुए देखा है। लेकिन आपने क्या चीज याद रखनी है, कोई भी चीज, एक कुर्सी की
टांगों की तरह है। यानी अगर एक कुर्सी की चार टांगे होती है ना, तो आप समझें कि डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये आपकी कुर्सी की चार टांगे हैं। अगर आप ये समझें, कभी भी कोई भी ये समझे कि सिर्फ दवा से काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आपको अपना पूरा पूरा साइकिल लेके सब कुछ ठीक करना होता है, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी होती है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमूमन जो लोग फर्टिलिटी का मसला पाते हैं, वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं अक्सर। ठीक है, वो हर पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिए। हर पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसकी होगी, जरूरी नहीं है कि उसको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। आपने अपनी ये देखना है कि आप बाकी सारी चीजें ठीक कर रहे हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप वक्त पे सोते हैं, आपने खाना डाइट जो है वो अपने हिसाब से अच्छी लेनी शुरू कर दी, सब कुछ ठीक है, पीरियड साइकिल भी ठीक है, तो आप अपने आप को टाइम दें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, या जिनको फिर भी साइकिल जिनका ठीक नहीं होता, तो वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का जरूर सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे हमने बात की थी ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे चेहरे पे बाल आ जाना या बहुत ज्यादा एक्ने हो जाना, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस है, लेजर है। और अब तो आजकल तो काफी खवातीन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के बगैर भी ये ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, तो इनमें कोई हर्ज नहीं है, ये करवाए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जब मैंने बनाया था कि व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, उसके बाद मैंने सोचा कि एक्चुअली मुझे इसमें थोड़ी सी चेंज करना चाहिए। मैंने आपको ये बताना है कि जिस भी खानदान में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ओबेसिटी या डायबिटीज है, ठीक है, तीनों चीजें आप नोट कर लें, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, डायबिटीज या ओबेसिटी, तीनों चीजों में से कोई भी है, उस फैमिली में ये बहुत अहम है कि यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। आप बहुत जल्दी स्टार्ट करें, जिसका क्या मतलब है, आमतौर पे हम देख रहे होते हैं कि लड़कियों को पीरियड आते हुए कितने साल हो गए हैं, और फिर हम उसके बाद बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बच्ची जिसको पीरियड ही स्टार्ट हो, आप उस वक्त तक इंतजार करें। अगर उससे पहले आपको कुछ साइंस नजर आ रहे हैं, 7 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, 9 साल की, आप यकीन करें बहुत अर्ली साइंस नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो गई हैं, तो बहुत सारी चीजें मिल के बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में पीसीओ की तरफ प्रोन कर देती हैं। यानी इससे पहले कि उनके पीरियड शुरू हों, वो ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुकी होती हैं। तो हमने किस चीज का ख्याल करना है, हमने देखना है साइंस। मैंने आपसे शुरू में शायद साइंस डिस्कस किए थे ना, जो जाहिरी आपको नजर आ रहे होते हैं, वो आपने देखने हैं छोटी उम्र की लड़कियों में और लड़कों में भी। ठीक है, पीसीओ का एक वर्जन मर्दों में भी होता है। तो अगर आपको ऐसे लगे कि कोई लड़का भी है जो कि बहुत मोटा है और खाता बहुत थोड़ा सा है और बिल्कुल लेथार्जिक है, और वो उससे ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं की जाती, तो आपने उसके बारे में भी फिक्रमंद होना है। क्या चीज करनी है, इंसुलिन चेक करना है। हर एक को अपना इंसुलिन चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, लोग मोटे हैं, डायबिटीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, एवरीवन शुड चेक इफ देयर इंसुलिन इज इन द नॉर्मल रेंज। ठीक है, हम मुझे याद कराइएगा, हम नॉर्मल रेंज की भी बात कर लेंगे सवाल जवाब के दौरान, क्योंकि जो रेंजेस हॉस्पिटल्स में लिखी हुई है ना, वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको लगे कि किसी बच्ची के पीरियड बहुत जल्दी हो गए या बहुत देर से हुई, ठीक है, तो आजकल ये भी देखा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में पीरियड स्टार्ट हो। आपकी फैमिली के में एक ट्रेंड होता है ना, आपकी अम्मी, खाला, फूफी, इधर उधर जो भी होते हैं, आपको पता होता है कि एक ट्रेंड है कि अच्छा उनको किस उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए थे, 12 में हुए थे, 13 में हुए थे, 14 में हुए थे, 11 में हुए थे। लेकिन अगर किसी बच्ची को 7 साल की उम्र में शुरू हो जाए, तो ये अलर्ट
होने का सिम्टम है। इसी तरह किसी लड़की को 15-16 तक नहीं हो रही, या फैमिली में तो 11 की एज थी अप्रोक्सीमेटली, लेकिन किसी बच्ची को 14-15 साल तक नहीं हो रही। तो ये एक चीज है जिसपे आप नोटिस करेंगे फॉल्स। ठीक है। अच्छा, पीरियड की एज हो गई है, इरेगुलर है या पीरियड एब्सेंट है, तो भी मसला है। ठीक है। इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स हैं, एब्सेंट है, तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपने किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना है। किसी किस्म का भी सिम्टम आपको हो रहा है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्नी, आप कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा, तो आपको किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएं। हमने इस पे इतना टाइम क्यों लगाया है? क्योंकि जो औरतें पीसीओ जिनको हो जाता है, उनका बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है बहुत सारी बीमारियों, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर बहुत होता है। तो ये एक पहला स्टेप होता है, और उसके बाद आगे बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम इस पे कोशिश करेंगे कि हम एज ए नेशन वी नीड टू पे मोर अटेंशन। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। मैंने सिर्फ सब चीज़ों को यहाँ समराइज किया है। हेल्दी ईटिंग है, एक्सरसाइजिंग, लूजिंग वेट है, ब्लड शुगर कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट यानी डाइट, एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स एंड टेकिंग वाइटामिन्स। ठीक है। एलिमिनेटिंग टॉक्सिन्स के अंदर हमने ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम जिस किस्म की गैर तैयब और गजा आजकल खा रहे हैं ना, वो सारी टॉक्सिन से ही भरपूर है। यानी हमने अल्लाह ताला ने जहाँ हमें गिजा दी, वहां से लेके हमारी प्लेट तक आने में वो कितने मरहलों से गुजरी, ये हमें देखना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा कन्वीनियंस फूड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा डब्बों के खाने का इस्तेमाल करते हैं, या आप ईट आउट बहुत ज्यादा करते हैं, या आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम करते हैं, तो आप समझे ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिक किस्म की गजा जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम पीसीओ के नंबर्स देखते हैं, मैं अभी इस सेशन से थोड़ी देर पहले ही मैं देख रही थी कि हमारे पाकिस्तान में जो नंबर्स हैं, हमारी जो शहरी बच्चे हैं, जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसमें तकरीबन 40% जो है वो पीसीओ पाया जाता है। और जो गांव में रहने वाली हैं उनमें हाफ है, ऑलमोस्ट 17 to 20%। क्योंकि वहां पे वो सब अभी तक अवेलेबल नहीं है, वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो रहा है, लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा। तो हमें जरा अपना लाइफस्टाइल को भी देख लेना है, अपनी गिजा को भी देख लेना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे डालें और हमें सही तरीके से तैयब ग़िज़ा खाने का आदी बनाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। अब हम आपकी कुछ सवाल ले लेते हैं। जी, मैं जरा आपके सवाल देख रही हूँ इंशाल्लाह। लेट्स सी। अच्छा, अगर आप लोग हैंड रेस करना चाहते हैं तो वी कैन इवन डू दैट। सवाल भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हैंड्स भी देख लेते हैं। पहले जो सवाल आए हैं इंशाल्लाह उनको देख लेंगे। ठीक है। एक बहन कह रही है कि उनको डॉक्टर ने ओवासिटॉल प्लस ई प्राइम रेकमेंड की है, बट कोई इम्प्रूवमेंट फील नहीं कर रही। अच्छा, आप ये देखिएगा। देखिए, मैंने जैसे आज आपको बताया है ना कि आपने कोई भी एक चीज को इन आइसोलेशन नहीं लेके जाना। ठीक है। इनोसिटोल, ओवासिटोल जो है ना, ये भी एक पीसीओ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इनोसिटोल कहते हैं। और इनोसिटोल बहुत अच्छा काम करता है पीसीओ में, और आपकी बेहतर कर देता है इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है। तो वो उससे बेहतरी आती है, लेकिन आप फिर बाकी चीजों को भी देखिए ना, कि क्या आपने अपनी डाइट भी बदली है, क्या आपने एक्सरसाइज भी की है, क्या आपने अपना
खाने पीने को भी चेंज किया, आपने नींद की, ये सारी बातें आपने देख ली। ठीक है खंसा, ये आपने जरूर देखना। ओके। ऑल राइट। अच्छा, ये सबकी असल में बहुत इंडिविजुअल जो है वो, लेट्स सी। कंसा ने ये बात की है, कंसा आपकी बात हो गई। रेमोना साशे फाकिहा कह रही है मुझे रेमोना साशे दिया है डॉक्टर ने, अनमैरिड हूँ मगर वर्स था और मैं बैलेंस 6 मंथ पीरियड्स नहीं आते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप बाकी काम अपने उसी तरह करती रहिए और इसके साथ डॉक्टर की दवा जो है उसको भी रेगुलरली इस्तेमाल करती रहे, तो आपको इंशाल्लाह इससे जरूर फायदा होगा। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी देखें, डॉक्टर्स भी जो होते हैं ना उनको ये चाहिए होता है कि पेशेंट्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली एक काम अगर करेंगे ना, तो फिर उससे उनको भी समझ में आता है कि अच्छा ये चीज काम नहीं कर रही तो अब हम कुछ और करें। अगर इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि आपको वही चीज अभी ट्राई करवाएं या कुछ और दें। वो सोचते हैं कि आपने ये तो किया ही नहीं है, पहले इसको चांस ही नहीं दिया तो अब क्या चेंज करें। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे भी लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है लेकिन कोई भी सिम्टम्स हर मंथ पीरियड होते हैं, 2 साल हो गए कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर ने पीसीओएस कहा है, मेरा वेट 55 है। मुझे डॉक्टर 29 खाने के बाद खत्म हो गई थी फिर दोबारा। जी। अच्छा, ये जो इंडिविजुअल सवाल है ना आपके, वो जाहिर है आपके डॉक्टर्स के पास आपकी कंप्लीट जो है आपके सारे सिम्टम्स, आपकी सारी हिस्ट्री होगी ना। आपको मालूम है कि जो एक पीसीओ का एक जो एक क्लाइंट होता है मेरे पास, उसके सिर्फ हिस्ट्री में 1 घंटा लगता है। तो ये आपके छोटे छोटे सवाल हैं तो सही, लेकिन इनको इस वक्त एकदम से इनका जवाब देना इसलिए मुमकिन नहीं होगा, स्पेशली जो खास किसी खास प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी हिस्ट्री आपकी नहीं पता ना, आप सिर्फ थोड़ी सी बात मुझे बता रहे हैं। विमेन के विटामिन के नाम से जो विटामिन मिलते हैं मार्केट में, ये ठीक है जी? बिल्कुल, जो विटामिन मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल ठीक है। आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज के हिसाब से भी मिल जाएंगे विटामिन, और आप कोशिश करें कि आप अपनी ग़िज़ा से भी ये चीज़ें जो है उनका इस्तेमाल करें। अदरवाइज आयन के मैंने आपसे जैसे बताया ना, मायो इनोसिटॉल है, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज के लिए, ये अच्छा होता है। इसके अलावा आपने विटामिन डी के अपना जरूर वॉच करना है, विटामिन B12 वो जरूर वॉच करना है। ठीक है, तो कोई भी एक अच्छा मल्टीविटामिन ले लीजिए। इनके टेस्ट भी हो जाते हैं, टेस्ट करवा के चेक कर लें और फिर उसके बाद इसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है मायरा रिजवान, आपने जो सवाल लिखा है ना, अब अगर ये आपका रेगुलर है, हर महीने ऐसे ही होता है, हमेशा से ऐसे होता है, तो कोई मसला नहीं। अगर पीरियड साइकिल आपका हमेशा से ऐसा ही था तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई चीज नई है, अभी होना शुरू हुआ है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है। उम्मे एमन जो है वो कांटेक्ट नंबर मांग रही है। मेरा ख्याल है सारा, आप कांटेक्ट नंबर शेयर कर लीजिएगा जहाँ पे भी जो आप लोगों का ग्रुप है, तो ये मुझसे कांटेक्ट कर लेंगी। जी मैं नाहिल कह रही है, रेगुलर एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दें कौन कौन सी करें। देखिए एक्सरसाइज मिनाहिल, अब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्सरसाइज 3 किस्म की होती है। ठीक है, एक्सरसाइज भी इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका मकसद क्या है एक्सरसाइज करने। कुछ लोग होते हैं उनको वजन कम करने की जरूरत होती है, कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ मेंटेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज इस हिसाब से बदल जाएगी कि आपने क्या करना है। वैसे एक्सरसाइज 3 किस्म की होती है। एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसमें बेहतरीन एक्सरसाइज आपकी वॉक हो सकती है, आप तेज तेज चल लीजिए, ये बहुत अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग होती है जिसमें वजन के साथ आप हल्की फुल्की ट्रेनिंग करते हैं। और तीसरी चीज जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप रेंज ऑफ मोशन अपना कर रहे होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रेंज ऑफ मोशन करें। अक्सर लोग योगा भी कहते हैं इसको। योगा भी फ्लेक्सिबिलिटी की एक किस्म है, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है। लेकिन आप
जो है कोशिश, अगर आपको वजन कम करना है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा हो, यानी जैसे वॉक हो गया, या स्विमिंग हो गई, या कोई भी और इस किस्म की एक्टिविटी जिसमें जो कई कई लोग क्लासेस कर रहे होते हैं वो भी हो सकता है। रोइंग की एक्सरसाइज होती है, बहुत कुछ होता है जिसमें आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता है, और वो एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बढ़ा रहता है। यानी अ, तेज भागना नहीं, आप ये अगर कोई बहुत तेज भागेगा तो वो बहुत जल्दी से थक जाएगा। तो इतना नहीं कि आप थक के रुक जाएं, कोशिश करें कि आधा घंटा, पौन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, पौन घंटा, 1 घंटे तक अगर आप वॉक, एक स्विफ्ट तेज वॉक कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स कितने दिन देर बाद लेने चाहिए? देखिए, विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो हैं वो हर वक्त लेने चाहिए। अब आपका लेवल क्या है, आप उसके हिसाब से डिवाइड जो है वो देखेंगे। आप ब्लड टेस्ट करा के देखें आपका लेवल है क्या। अगर आपका लेवल अच्छा खासा है तो आपको फिर थोड़ी सी सप्लीमेंट की जरूरत है। ठीक है। विटामिन डी का जो लेवल होता है उसका एक बहुत बड़ा रेंज है, 30 to 150 का रेंज होता है। ठीक है। तो अगर आपका 35 है, 40 है, 50 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अगर आपका 25 है तो आप उसी के हिसाब से लेंगे। तो विटामिन बी सप्लीमेंट्स भी आपके लेवल के हिसाब से होते हैं। ठीक है। हेयर फॉल एक्सेसिव हुआ है फ्रॉम पीसीओएस, हाउ कैन इट बी रिकवर्ड? देखिए इरम, आप ये करेंगी, आप कोशिश करेंगी कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म हो जाए। ठीक है। अभी आपने देखा था ना, हार्मोनल इम्बैलेंस वेट लॉस से बहुत खत्म हो जाता है अगर आपका वेट ज्यादा है। अगर आपका वेट कम है, आप कोशिश करें कि आप मेंटेनेंस वाली एक्सरसाइज किया करें। एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स ठीक हो जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा तो फर्स्ट इलाज ही ये होता है अपने पेशेंट्स का, कि मैं कहती हूँ आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, आपके साइकिल ठीक हो जाएगा। आपका साइकिल ठीक हो जाएगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो गया तो देखिएगा, हो सकता है आपके बाल भी रिकवर हो जाए। अगर फिर भी नहीं रिकवर होते तो आप जो है कोई देखिए ये जेन्युइन केस होता है औरतों का, तो आप इसके लिए मशवरा कर सकती हैं कि कोई और इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। आयुर्वेदिक एक्सरसाइजेज अलाउड इन इस्लाम? मैम, आयुर्वेदिक एक्सरसाइज नहीं होती। आयुर्वेदिक तो जड़ी बूटियों से इलाज होता है। जो आयुर्वेदा जो है वो, इसमें अमूमन कोई ऐसी खराब चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही होती अक्सर। आप देख सकते हैं उसके अंदर हल्दी, और उनका जो इलाज है ना, जैसे चाइनीज मेडिसिन होती है, जैसे हमारा तिब है, इसी को वो आयुर्वेदा कहते हैं। उनके भी जो तबीब होते हैं वो इसके अंदर हल्दी और सौंफ और इस किस्म की चीजों से इलाज करते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो मेडिसिन है। ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं कि उसमें कोई हराम चीज नहीं है, और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबीना तो सुन्नत है, बहुत बीमारियों का इलाज है। जी साजिदा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। तलबीना बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। हिबा पूछ रही है, देयर इज ओनली वन स्मॉल cyst in ovary, then we do we call it PCO? No, we don't call it PCOS because polycystic ovarian syndrome, पॉली का मतलब है बहुत सारी। तो अगर आपकी एक सिस्ट है ना, तो इसका मतलब बहुत सारी नहीं। ठीक है। ओके जी। जुनैशा जो है वो रिकॉर्डिंग मांग रही है, इंशाल्लाह। ओके, मुझे एक्नी है और चेस्ट पे बाल भी ज्यादा है, मगर जी इकरा, आपने अपनी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको कोई भी साइन और सिम्टम है तो आपने देखना है कि हो सकता है आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो। जरूरी नहीं कि हर पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली लड़की के पीरियड खराब हों। ठीक है। एक और भी बहन ने सवाल भेजा था, उनके लिए भी मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर लड़की जिसको पीरियड्स में प्रॉब्लम होता हो वो कंसीव भी मुश्किल से करे। गौर से सुन ले। ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो आपको पीसीओ नहीं है। अगर आपको बाकी साइंस आ रहे हैं, जैसे आपने कहा बेली फैट भी है, वेट गेन भी है, हेयर भी है, एक्नी भी है, लेकिन पीरियड नॉर्मल है, तो हो सकता है आपको पीसीओ हो। ठीक है। अगर आपको पीरियड अब नॉर्मल है लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक है, ना वेट ज्यादा है, ना हेयर है, ना
और कोई इशू है, लेकिन पीरियड एबनॉर्मल है, तो भी हो सकता है आपको पीसीओ हो, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स है ना, कोई भी एक सिम्टम इसमें हो सकता है। हर पीसीओ वाली लड़की इनफर्टाइल नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां जिनको पीसीओ होता है उनके नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका पीसीओ अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उनका रिस्क फॉर डायबिटीज, रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, रिस्क फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, रिस्क फॉर अदर थिंग्स, वो अपनी जगह बरकरार है। ठीक है, तो उनको फिर भी अपना पीसीओ कंट्रोल करना है। आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो हर लड़की को हर चीज नहीं होती। ऑलराइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, कितना वजन होना चाहिए नॉर्मल साजिदा, ये आपके तो वजन हर एक का फर्क होता है, इसलिए कोई जनरल नहीं मैं बता सकती। आपकी हाइट और वेट के हिसाब से होता है। आप मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, उनकी मदद से आप देख सकती हैं, ठीक है। जी देखें, आपको मरियम ने जवाब भी दे दिया, जज़ाकल्लाह मरियम। क्योर ऑफ क्रॉनिक डिस्पेप्सिया। अच्छा, डिस्पेप्सिया उम्मे एमन इज टू डू विद एसिडिटी, राइट? आप ये कहना चाह रही हैं? आप मुझे दोबारा से लिख के बताएं, डिस्पेप्सिया मैं आपको बता रही हूँ। आजकल लड़कियों के लिए बेहतरीन आगाही का लेक्चर है, लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं। मुर्गी का गोश्त सबसे बड़ी बीमारी है, इससे ये सब मसले हो रहे हैं, ऐसे बच्चे यही खाते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शमीम साहबा। अक्सर लड़कियां जो हैं माशाल्लाह, आप कह रही हैं उनको परवाह नहीं है, नहीं, लड़कियों माशाल्लाह अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, और लड़कियां इंटरेस्ट भी ले रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुर्गी का गोश्त है ना, अ, उसकी बीमारी को तो आप छोड़ दें, ठीक है। असल बीमारी ये है कि हमने सब्जियां खाना छोड़ दी। हम हमारे घरों में माँ बाप और बुजुर्गों के लिए अलग खाना होता है और बच्चों के लिए अलग खाना होता है। अक्सर माँ बाप मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे ये नहीं खाते। तो ये कैसे हो गया कि बच्चे कुछ और खाते हैं, मतलब वो अल्लाह के घर से तो कुछ और खाते हुए नहीं आए ना। माँ बाप जब बच्चों को बिगाड़ते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर माँ बाप बहुत ज्यादा मुर्गी पकाते हैं तो बच्चे मुर्गी खाते हैं। तो हमें जो है वो थोड़ा सा इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मुर्गी का गोश्त जो है वो मेरे हिसाब से देखो साइंटिफिकली प्रूवन ये चीज है कि जो मुर्गियां हमें अवेलेबल हैं वो हैं जिनको बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी जाती है। तो जाहिर है जब वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दी जाएगी तो उनका जो गोश्त है, क्योंकि कोशिश करते हैं कि वो मर ना जाए, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली यानी आप समझे कि वो एक बीमार मुर्गी की तरह का है ना। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि उसमें हार्मोन्स डाले जाते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, वो हार्मोन्स नहीं डाले जाते। लेकिन आप ये समझे कि अगर हम ये समझे कि एक भागती दौड़ती मुर्गी है और एक फार्मी मुर्गी है, तो भागती दौड़ती मुर्गी बहुत कम लोगों को अवेलेबल होती है, अब शहरी जिंदगी में किसी को भी नहीं होती। तो हर चीज में एक दरमियाना रास्ता है प्यार के, ठीक है। कोई भी चीज कंप्लीटली जिसको अल्लाह ने हराम नहीं किया हम भी ना हराम करें, और कोई भी चीज जो अच्छी है हम उसको बिल्कुल गायब ना कर दें अपनी अपनी डाइट। खत्म हो सकती है, तो मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सिस्ट के बारे में शायद बताओ। जी, सिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है जब आपका इलाज और आपकी सारी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक होती है, तो सिस्ट खत्म हो जाती है, ओवरीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और बहुत खुशी होती है जब आप दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, आपकी ओवरीज बिल्कुल साफ होती है। लेकिन दैट इज अ मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है कि ये नहीं है कि आपने खूब मेहनत की, आपकी ओवरीज में से सारी सिस्ट खत्म हो गई, आपने उसके बाद खुशियों की शादियाने बजा लिए और उसके बाद वापस सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और गलत और एक्सरसाइज छोड़ दी और सब कुछ शुरू कर दिया, तो वो वापस वही हो जाएगा। तो याद रखिए कि आपकी प्यूबर्टी से लेके आपकी मेनोपॉज तक ये चीज आपके साथ साथ चलती है, ठीक है। तो अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आपने कंट्रोल कर लिया, वो कंट्रोल के साथ ही आगे चल। जी शकीला सुलेमान, आप मुझे उम्मीद है कि आप किसी अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप जरूर रुजू कर रहे हैं। वेट लॉस कैसे होगा? जी मैंने आपको बता दिया बहुत सारा डिटेल में।
तो वेट लॉस कैसे होगा, है ना? हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करेंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो वेट लॉस अच्छा हो जाएगा। जी, लीन पीसीओएस की मैं वही बात कर रही हूँ अक्सर, जैसे मैंने आपको बताया। व्हाट अबाउट लीन पीसीओएस? देखिए, हर एक को हर चीज नहीं होती। तो अगर आपको लीन पीसीओएस है तो इसका मतलब है आपने भी वॉच करना है, इसका मतलब है आपको भी डायबिटीज का खतरा है, इसका मतलब है आपको भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसका मतलब है आपने भी उसी तरीके से एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आपने एक्सरसाइज क्यों करनी है? ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, ताकि आपका गट हेल्थ ज्यादा हो। आपने अच्छी तैयब गजा लेनी है, क्यों? ताकि आपका पीसीओ अच्छा ना हो। ठीक है? आपको सिर्फ वजन कम नहीं करना है ना, बाकी सारी चीजें तो वही रहेंगी। ठीक है? अल्लाह ताला सब जो चाहते हैं कि उनको अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला सबको साले सेहतमंद औलाद अता फरमाए। विटामिन डी कौन सी यूज करनी है, नेम बता दीजिए। देखिए, मैं आपको कोई नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि विटामिन डी की स्ट्रेंथ होती है। विटामिन डी 400 माइक्रोग्राम से लेकर के 10,000 मिलीग्राम तक की गोली मौजूद है। ठीक है? अब मैं आपको उसकी डोज नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी विटामिन डी कितनी है। ठीक है? विटामिन डी वैसे भी फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। अगर हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें ना तो वो हमारी जिस्म से निकलती नहीं है, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो इसलिए आपने किसी के मशवरे के साथ अपना टेस्ट करने के बाद फिर आप इसकी डोज सेट कीजिएगा। ठीक है? ग्लूकोफेज के बारे में आई हर्ड कि लिवर डैमेज करती है, इरम पूछ रही है। इरम, मैं आपको बस एक बात बता दूं, पैनाडोल एक्स्ट्रा से भी लिवर डैमेज होता है। ठीक है? दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। आइडियली आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लें, और ये हर बीमारी के लिए, सिर्फ पीसीओ के लिए नहीं है। आपको डायबिटीज है, लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल कर लीजिए। हार्ट डिजीज है, लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन अगर लाइफस्टाइल हर चीज ठीक करने के बाद भी आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है तो ग्लूकोफेज एक पुरानी और अच्छी दवा है, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा स्टडीज मौजूद है। और कभी अगर आप ग्लूकोफेज, आप शायद ये समझ रही हैं कि अगर किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं और वो कोई भी इलाज ना करे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा? कोई भी इलाज ना करें। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली आपका लिवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसिस्टिक ओवरीज जिनकी कंट्रोल नहीं होती उनको एक बीमारी लिवर में होती है जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, यानी अल्कोहल तो नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा लिवर जो है वो ऐसा है जैसे कि कोई शराब नोशी के बाद हो, इतना फैट उसमें होता है। ये क्यों है? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारी जिस्म में इतना फैट प्रोड्यूस होता है जो कि हर जगह जाके बैठ जाता है, दिल में भी, आपकी शरीयानों में भी, आपके लिवर में भी। तो ये भी तो कोई अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है ना, कि आप जो है वो इतनी सारी बीमारियां आपको हो जाए। तो लिवर डैमेज 100% कभी भी नहीं करती कोई भी दवा। अ, इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये किडनीज को इम्पैक्ट करती है कुछ लोगों में। ठीक है? लिवर के बारे में मैं नहीं जानती। तो देर आर साइड इफेक्ट्स टू एवरी मेडिकेशन। इसके बारे में अब मजीद मैं और क्या कह सकती। अच्छा आयशा, आप आपका आपका वेट 62 है, हाइट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि आप अपना वेट थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है? जब वेट कम होगा तो चीजें ठीक हो जाए। मरियम भी यही कह रही है, अल्लाह ताला आप सबको शिफा अता फरमाए। आप लोग जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको बताए थे ना, हिजामा और मुख्तलिफ चीजें भी आप करके देखिएगा। ठीक है? हार्मोन से फायदा होता है। अक्सर मुझे इस सवाल का मतलब नहीं समझ आया। अम, अ, आपने जो प्लेटर शेयर किया है इसको एक ही टाइम में यूज कर, जी जी, इसको एक ही टाइम में यूज करना है। आपकी प्लेट पे ऐसी शक्ल होनी चाहिए। ठीक है? और आप अगले मील पे दूसरी प्लेट इस्तेमाल करेंगे, अगले मील पे दूसरी, यानी एक खाका बताया है कि आप जब खाना खाने बैठे, आधी प्लेट आपकी सब्जियों से भरी हुई हो,
एक चौथाई आपका स्टार्ची हो और एक चौथाई में आपके प्रोटीन। ये आपको एक खाका बताते हैं, समझ, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा जी। अच्छा, अब और किसी का कुछ रह गया? तंबीना यूज कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। और राइट, अब क्वेश्चन एंड फीडबैक्स। जो आप लोगों के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है ना, ऑब्वियसली देखिए, जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं जनरली, मैंने भी फर्टिलिटी क्लिनिक में बहुत अच्छा काम किया है, तो उसमें डाइटिशियन अकेले नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हल करती हैं। बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, पीसीओ में अक्सर बहुत ज्यादा ऐसे मसले होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हल करते हैं, क्योंकि जहनी दबाव होता है, माएँ परेशान होती हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं। तो ये 3-4 प्रैक्टिशनर्स मिल के फर्टिलिटी क्लिनिक्स में आपकी मदद के लिए बैठे होते हैं। तो इसलिए मैं अलग से आपके मसले को हल नहीं कर सकती, ठीक है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम अ, जो है वो दोबारा भी कोई मजीद सेशन करेंगे इसके ऊपर, तो मजीद इसको लेके चलेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस तो जिंदगी में शामिल है और फर्टिलिटी के साथ तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन एक बहन कह रही है कि मैं ले रही हूँ, लेकिन फायदा नहीं है। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन से ना बहुत स्लो फायदा होता है, तो आप कुछ आहिस्ता आहिस्ता टाइम दें उसे, और अगर आपको लगता है नहीं फायदा हो रहा तो फिर आप एलोपैथी की तरफ जा सकती हैं, आप हिजामों की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स पेन बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल मदिहा, आपने जो सवाल पूछा है मदिहा जिया, बिल्कुल पीरियड पेन बहुत ज्यादा पीसीओ की वजह से हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। सुमेरा, आप डॉक्टर से चेक करवा लीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको ऐसे ही नहीं बता सकती जब तक कि चेक ना हो। टैबलेट इसके बारे में अक्सर मैं नहीं जानती, सिस्टीलिया मैग्नीशियम टैबलेट लेना जरूरी है जी। आप मैग्नीशियम टैबलेट ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, विटामिन डी के साथ। मुकद्दस, मुझे 7 सीड्स के बारे में और मेथी दाने के बारे में ज्यादा पता नहीं है। देखिए ज्यादा से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, आप खाना चाहती हैं तो खा लें, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि कोई साइंटिफिक ऐसी इसकी स्टडीज नहीं है जी। कोई जो रह गए हैं मेरा ख्याल है कि वो लोग पूछ लें। आप तारा, अगर आप किसी का माइक अनम्यूट करना चाहती हैं तो कर दीजिए, अगर कोई पूछना कोई रह गया है बाजी, तो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्वेश्चंस आपने कवर कर दिए हैं, और बराबर। मैक्सिमम जो है वो कॉमन क्वेश्चंस है। बाकी हमने हदाया का ऑफिशियल नंबर भी दे दिया है, अगर मजीद कोई पूछना चाहते हैं तो वो चैट पे देख लें, वहां भी राब्ता कर लेंगे। बस एक चलिए, क्वेश्चन जो आपको भेजा था वो अगर आप उसका आंसर कर दें कि उनकी जी शादी होने वाली है तो मैं उनको लिए। जी जी बिल्कुल, मैं इसी को क्वेश्चन को मैं कर रही थी, रेफर कर रही थी, कि एक बहन ने ये पूछा था कि मतलब उनके उनको पीसीओ है, और वो चाहती हैं कि वो पहले से जो है वो डिस्कस करें अपने जो है फियांसे से या नहीं। तो मैं उनके लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आज की प्रेजेंटेशन के बाद आपको ये बात समझ में आ गई ना कि हर 3 में से 2 लड़कियों को पीसीओ, राइट। तो हमें तकरीबन, मैं आपको बताऊं, तकरीबन 20 साल पहले तकरीबन 20 साल पहले मैं एक जगह थी, और वहां पे आगा खान हॉस्पिटल के, कराची में है आगा खान हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है, और उसके एक बहुत सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 10 साल में ऐसे होगा कि डायबिटीज जो है उसको बीमारी नहीं कहा जाएगा। तो हमने उनसे सवाल किया कि भाई कि कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि डायबिटीज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, कि उसको फिर जो बीमारी को काउंट करने वाला एक तरीका होता है ना, वो ये होता है कि एक हेल्दी पॉपुलेशन में कुछ लोगों को बीमारी है, जब पॉपुलेशन पूरी बीमार होती है तो हम उसे बीमारी नहीं कहते। इसलिए आप ये समझें कि जब कोई मेरे पास आता है और वो बहुत परेशान होती है और वो ये कहती है कि मुझे तो पीसीओ है या मुझे ये है,
या मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मैं उनसे कहती हूँ आप अकेली तो है नहीं, मतलब हर एक को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एक तो वो आजकल की हमारी हकीकत ये है कि दैट इज नॉट समथिंग विच इज ऑड, इट इज नॉट समथिंग विच इज यूनिक, इट इज वेरी कॉमन, नंबर वन। नंबर टू, देर इज नो गिवन कि एक लड़की जिसको पीरियड्स में प्रॉब्लम होता है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को पीरियड्स में, आप लोगों को मैं अगर एक जनरेशन पीछे ले जाऊं ना, तो जब लड़कियों के पीरियड्स इरेटिक होते थे तो बड़े कहते थे कि इनकी शादी कर दो। क्या मतलब? ये मतलब था कि जब एक मियाँ बीवी का आपस में मिलाप होता है तो जनरली जो हार्मोन्स अजीब से होते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, अक्सर ये भी देखा गया है। तो बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता शादी के बाद या कंसीव करने में, कुछ को होता है कुछ को नहीं होता। जो एक बार कंसीव कर लेती हैं, अगर मुश्किल से करती हैं तो उनको जिस जितना टाइम वो बच्चे को कैरी कर रही है, यानी वो जितना टाइम प्रेग्नेंट है, जितना टाइम वो दूध पिला रही होती है, उस दौरान में उनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज नहीं होती, ठीक है, उनकी ओवरीज बिल्कुल क्लियर होती है, वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कोई और नॉन पॉलिसिस्टिक ओवरी वाली आदमी। तो इसलिए आई वुड थिंक कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपका अल्लाह के इज़्न से वो ठीक भी हो जाती है और बाद में कोई मसला होता भी नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत ठीक है, जजाकल्ला खैरन कसीरा। डॉक्टर इकरम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कि चीज़ को वाजे किया। आप दुआ है कि आपने जो खैर आगे पहुंचाई है लोग उससे फायदा उठा सके। आपके वक्त का बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। है। ओके, इसको स्टॉप कर देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, स्टॉप कर शेयर। जजाकल्ला खैरन कसीरा। अब आप लोगों को क्या है, अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो वहाँ नंबर पर राब्ता कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।